नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हैं। नेक्स्ट क्लास में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के मतलब जहां से कहा क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वो पोर्शन है जहाँ से देखे जा रहे हैं क्वेश्चन आजकल आते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट, है ना। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट को हम दो भागों में तो बांट सकते हैं। एक भाग में बांटेंगे ब्रिटिश पीरियड में और एक भाग में बांटेंगे पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, मतलब कि जब स्वतंत्रता के बाद के पीरियड में जो हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट हुए, तो वो आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़े हुए भी होंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको फटाफट आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं और यहाँ से लगभग इन्हीं 4-5 जो कमीशन है, जो डेवलपमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊँगा आपको अलग से भी, और इसमें हम देखते हैं कि कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये जो लेक्चर है जूनियर सुपर टेट, चाहे सुपर टेट की परीक्षा भी आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज़ पे पूरी तरह से काम हो रहा है। जल्द ही उसकी वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल रेडी रहना है। जूनियर सुपर टेट का लेट नाइट में या कल सुबह तक 2019 वाला पूरा प्रॉपर पेपर आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट, पूरे टॉपिक्स का, जो 14 टॉपिक्स आप लोग बोलते हैं तो वो भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एक हल्का सा ग्लिम्स आप लोग को आइडिया अच्छे से लग जाएगा अगर क्लियर नहीं है तो। खैर, चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में भारत में शिक्षा में क्या बदलाव हुआ या कैसे कुछ सुधार हुए। देखिए, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ब्रिटिश लोग थे भारत में, तो खासतौर से 1813 या 1810 के बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई एजुकेशन में। अगर हम बात करें 1813 के आसपास, जब मिशनरीज़ इंडिया में आना शुरू हो गया, उसी के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रचार प्रसार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश सत्ता थी वो धीरे धीरे डोमिनेंस की ओर जा रही थी, मजबूती की ओर जा रही थी। तो उनको कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी चाहिए थे। तो उनको ये वो फेज़ था जब वो सिर्फ व्यापार से और प्रशासन की ओर अपना रुख कर रहे थे। तो इस दौरान जो एजुकेशन था, एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट था, उनकी मजबूरी कह लीजिए या उस समय की ज़रूरत भी थी, जिसकी वजह से भारत पे उन्होंने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी के अंतर्गत चीज़ें शुरू होती है। भारत में देखिए, जो आधुनिक काल में मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और इंडियन अफेयर्स में काफ़ी रुचि रखते थे, भारत के विषयों पर वो कार्य करते थे, और एजुकेशन के लिए भी इनके कुछ प्रारूप थे जो कि बाद में धीरे धीरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए। तो इस नाम को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसके बाद कई सारे कमीशन आए, उनकी रिकमेंडेशन आई, और भारत का जो आज का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वहाँ से धीरे धीरे तैयार होता हुआ दिखाई देता है। तो उन कुछ कमीशंस को फटाफट देखते हैं। आप लोगों ने पास्ट में भी उन कमीशंस को जरूर पढ़ा हुआ होगा, अब यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है बहुत फेमस, जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो सर चार्ल्स वुड्स का नाम जरूर आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर उस समय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यों का एक समूह था जो कि प्रॉपर काम करता था, प्रॉपर चैनलाइज व्यू रखता था, पॉलिटिकल व्यूज़ को चेक करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उसके प्रमुख थे चार्ल्स वुड। और उनकी अध्यक्षता में एक डिक्लेरेशन या एक डिस्पैच कह सकते हैं कि वो रेडी हुआ था, जो कि एजुकेशन के लिए बड़ा इंडिया में एक लैंडमार्क साबित हुआ, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स, है ना। एक ऐसा पत्र जिसमें कुछ अधिकार मिले हों, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन आता है इसका गठन कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड 1848 1856 के आसपास तक इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया में हुई हैं, है ना, चाहे वो उनके अपने फ़ायदे के लिए हुई हैं, लेकिन भारत में हुई। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो हमारी शिक्षा थी उसके ऊपर व्यापक रूप से एक पुलिंदा तैयार किया गया कि किस प्रकार से जो हायर एजुकेशन है उसमें इंग्लिश को इनकलकेट किया जाए। जो फंडिंग अलॉट हुई थी पहले 1 लाख की, उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर बात की गई। और सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय शिक्षा में इंग्लिश का समावेशन अब हो रहा है, और हायर एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही हो, बिकॉज जो उनको एलीट क्लास मिलना था या जो अपने काम के लोग मिलने थे वो उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना है उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहता है वो, सिंपल, है ना। तो इसके प्रमुख प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा मतलब ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट एजुकेशन की बात हो रही है का प्रचार करना है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा होना जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा
जन भाषा यूज़ करनी है, मतलब वहाँ की जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको यूज़ करना है। इसके साथ साथ लंदन की तर्ज पे, ये क्वेश्चन भी आता है, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ बनानी हैं, तो ये रिकमेंड किया था। तो जिसकी वजह से तीनों प्रेसिडेंसी जो उसमें थी, कलकत्ता, बंगाल और बंगाल, मद्रास और बम्बई, वहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना की गई यूनिवर्सिटी की। तो मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता और मुंबई या बम्बई, इसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी बोलेंगे उस समय, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें एक प्रमुख पॉइंट था। इसमें अगर एक और चीज़ बोले तो हाँ देखिए 1855 में, जैसे ये चीज़ें ना एक बड़ी डेवलपमेंट थी, ये हमें अभी अंग्रेजी नॉर्मल लग रही है, उसमें बड़ी डेवलपमेंट थी। तो इसी के तहत पुरानी सारी जो एजुकेशनल काउंसिल थी उसको बंद करके 1855 में एक शिक्षा आयोग तैयार कर दिया गया। लोक शिक्षा विभाग तैयार किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोक शिक्षा विभाग रेडी कर दिया गया। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होना शुरू हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो 1882 में हंटर कमीशन बन के आता है। 1882 में हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन बहुत फेमस वायसराय में से एक थे, भारत में बहुत पॉपुलर थे, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी इनको माना जाता है। अब ये 1883 के आसपास आया था, 82-83 में ये आया था। जो वुड्स डिस्पैच था ना, उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो कितनी इंप्लीमेंट हुई हैं, उस पर कितना कुछ काम वाम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका रिव्यू लेने के लिए ये कमीशन तैयार हुआ था। और इस कमीशन ने क्या बोला, मेन चीज़ कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जाना जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जाना जरूरी है जी। इसमें आप लोग को जैसे कि कई बार क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष उनका नाम क्या था, W हंटर। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखवाया था, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस कमेटी के जो प्रमुख थे W हंटर, इनके नाम पे ये कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, एक और बात क्वेश्चन आ सकता है कि महिला शिक्षा के ऊपर बात किसने की? वुड्स डिस्पैच ने भी बात की महिला शिक्षा के ऊपर, हंटर कमीशन ने भी बात की महिला शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। इस कमीशन की ने रिव्यू किया और कुछ और भी रिकमेंडेशन दी, और इसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, जिसमें कि बहुत प्रमुख है 1882 का पंजाब, 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, और 1887 में बहुत प्रसिद्ध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो आज भी बहुत शाइनिंग है ना रूप से चमक रहा है। ये हंटर कमीशन के जस्ट बाद ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे जल के तो रैले कमीशन, ये रैले जो कमीशन है ये 1902 में आया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इन्होंने रिकमेंड किया था, लॉर्ड कर्जन। और इसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही देश में यूनिवर्सिटी कमीशन का निर्माण या यूनिवर्सिटी एक्ट डेवलप हुआ, 1904 वाला, ध्यान दीजिएगा। तो 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट है ये रेले कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आधारित हुआ था। रेले कमीशन 1902 और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, दोनों किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ये सारी PDF आप लोगों को मिलेगी एम कृति ऐप पे। एम कृति ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। DSSB, KVS, PGT, GIC, जूनियर सुपर टेट और अब UPSSC PET जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर क्लासेस शुरू हो रही है, और सारे आपको ऐप पे उसके रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, फटाफट इंस्टॉल कीजिए। कोई भी इश्यूज आते हैं तुरंत मुझे बताइए, ठीक है। आपको अगर उस पर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग या जो भी आपको अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे लोगों को इसके बारे में पता लगेगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के तहत पास हुआ, इसकी अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी आयोग की स्थापना हुई थी। दोनों चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, इसमें अगर हम कुछ और देखने की कोशिश करें, कुछ और अगर हम ऐड कर सके तो ये देखते हैं। इसमें जो हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा बात कही गई, जो फेलोशिप वगैरह है वो बढ़ाई जाने की बात की, जनरल बातें हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया गया, हाँ बस ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता सेटलर कमीशन। सेटलर कमीशन 1917-1919 के आसपास। देखिए सेटलर कमीशन ने वही रिकमेंडेशन की जो वर्तमान में भारत में है। इन्होंने बोला 12 तक शिक्षा हो रही, 12 साल की शिक्षा होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है, जो 12वीं तक का स्कूल चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि माध्यमिक मतलब मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं होना चाहिए।
इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज होना चाहिए, 10+2 के बाद कॉलेज होना चाहिए, ना कि 10 के बाद कॉलेज होना चाहिए। मैट्रिक मिडिल मतलब 8, देखो प्राइमरी मतलब 5, अपर प्राइमरी या मिडिल मतलब 8, मैट्रिक मतलब 10 और इंटरमीडिएट मतलब 12। तो ये सेटलर कमीशन की देन थी, ठीक है। सिंपल बात, उसने कहा कि जो ग्रेजुएशन है उसकी उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को ही प्रमोट किया जाना चाहिए जो उस लेवल के लायक हों और कम से कम 12 वर्ष की जो शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है वो ही स्नातक के लिए परीक्षा या स्नातक के कोर्स में एडमिशन ले पाए। इसके अंतर्गत भी अगर हम देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसीलिए इसके लिए बहुत सख्त नियम में इसको ना बांधे। जो यूनिवर्सिटी एक्ट था उसमें नियम थोड़े सख्त थे, जिससे जो उनका लक्ष्य क्या था कि जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आसानी से फंक्शन ना कर पाएँ। यूनिवर्सिटी एक्ट था ना कर्तन वाला, तो इन्होंने बोला कि देखिए थोड़ा सा उसमें ढील देने की आवश्यकता है सो दैट कि इसका प्रचार प्रसार हो सके। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स आप लोग देख रहे हैं वो कंसेप्ट भी सेटलर आयोग के द्वारा ही आया, इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्कूल्स जैसे कि जवाहर नवोदय हो गया या जो एकलव्य स्कूल हो गए, जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने बात की, वोकेशनल कॉलेजेस खोले जाए। व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं ये लोग। महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने भी बात बनाया और इसके तहत महिला बोर्ड बनाया गया, महिला शिक्षा बोर्ड बनाया गया कलकत्ता में, महिला शिक्षा बोर्ड कलकत्ता। तो ध्यान देना है, महिला शिक्षा बोर्ड सेटलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, पीसीएस से लेके हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चले के देखें, हार्लोग कमेटी 1929 में हार्लोग कमेटी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार और एक चीज उनका सीधा कहना था कि जो क्वालिटी वाला बंदा है बस उसको ऊपर आने दो, बाकी जो रूरल लोग हैं जो मदर टंग में बात करते हैं उनको रोको वहीं पे 8वीं तक में उनको निपटा दो। सीधी सीधी बात है कि मतलब जो प्रतिभाशाली से मतलब था, जो उनके लायक हो, उनकी भाषा समझता हो या उनकी चीज़ों उनकी विचार का हो, उसको ही उच्च शिक्षा दी जाए। तो यहाँ एक थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा सेटबैक वाला ये कमीशन था, जिसका लक्ष्य था कि प्राथमिक एजुकेशन में ज़्यादा सुधार किया जाए और एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा दिया जाए प्राथमिक एजुकेशन पे, मिडिल पे, कि जो उसको फिल्टर को पार करे वो लायक हो, हर कोई को हायर एजुकेशन ना मिल पाए। ठीक है, तो देखिए कितने इसके रिपरकशंस हैं। अब देखिए इसके बाद बहुत फेमस आता है अपने जाकिर हुसैन जी की जो नई शिक्षा योजना थी, है ना। जाकिर हुसैन बहुत फेमस, जो वर्धा योजना के नाम से आप लोग जानते हैं, नई तालीम जिसे बोलते हैं, नई तालीम। हाँ, मौलिक शिक्षा की योजना, ये भी मौलिक शिक्षा की योजना, इसको गांधीयन व्यू से जोड़ा जाता है। गांधी जी का एक प्रकार से ये देन था, जो गांधी जी की पत्रिका थी हरिजन, उसमें इन्होंने पहली बार जिक्र किया था और नई तालीम की बात की थी कि प्राथमिक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, मातृभाषा में दी जाना बहुत ज़रूरी है। साथ में व्यावसायिक शिक्षा के बात में इन्होंने बहुत वोकल होकर बात की। वोकेशनल स्टडीज़, व्यावसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक हिस्सा है। व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि योजना में 7 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और यही थॉट था जो कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 40 में इसको डाला गया था, फ्री एजुकेशन, और इसी के आधार पर हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, जो कि मुफ्त शिक्षा की बात करता है प्राइमरी लेवल तक। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो हमारे आज़ादी के बाद वाले प्लान आने शुरू होते हैं। इससे पहले, आज़ादी से जस्ट पहले एक योजना और आई थी, सार्जेंट योजना, है ना। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी, आपको ध्यान देना होगा। सार्जेंट योजना को चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी, इसको सार्जेंट योजना कहा गया। सार्जेंट नाम के जो व्यक्तित्व थे उनके लीडरशिप में इस कमीशन को या इस प्लानिंग को रिकमेंड किया गया था। और ये उस समय भारत में शिक्षा के सलाहकार, भारतीय शिक्षा के सलाहकार थे जो श्री सार्जेंट जी थे। जो इसकी की रिकमेंडेशन है उसको हम अगर देख सकें तो उन्होंने ये भी वही बात को रिकमेंड करते हैं, वर्धा वाली योजना को, कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 से 11, गांधी जी 7 से 14 बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे, 6 से 11। इस चीज़ का ध्यान देना बस, बाकी सब चीज़ें
ठीक है, बाकी इतना कुछ समय में इसमें चेंजेस नहीं है। अब जो अगली वीडियो होगी वो आज़ादी के बाद से लेके और नई शिक्षा नीति तक 2019 तक हम कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हर परीक्षा के लिहाज से अत्यंत उपयोगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।